आज हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में एक संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद में निहित अंतर विरोधों का परिणाम था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में असंतोष ने राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय जनता के हित और अंग्रेजी शासन के हित परस्पर विरोधी थे। भारत के संदर्भ में अंग्रेजों की नीति दो चीजों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। एक, भारतीय संसाधनों का दोहन और दूसरा, ब्रिटेन के बाजार को बनाए रखना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने यह अनुभव किया कि ब्रिटेन के आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय समाज को पश्चिम के विचारों से अवगत कराया जाए, ताकि भारतीय पश्चिम जीवन शैली से प्रभावित होकर ब्रिटिश वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, रेल का विकास आदि इसी भावना से प्रेरित थे, लेकिन इन परिवर्तनों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेजी शिक्षा ने आधुनिक विचारों से अवगत करवाया, वहीं रेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कुछ इस प्रकार थे। पहला कारण था 19वीं सदी का नवजागरण। अंग्रेज ये मानते थे कि इंग्लैंड एक विकसित, संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र है, जबकि भारत जो है वो एक पिछड़ा और कमजोर देश है। उनका ये मानना था कि भारत एक भौगोलिक इकाई है जो धर्म, भाषा और जाति के आधार पर बटी हुई है। आधुनिक राजनीतिक चेतना, आर्थिक सिद्धांत, ये सब चीजें इनके लिए बेकार है। जाति, दंभ और नस्लवाद एक ऐसी ही मनोवृत्ति का परिणाम थे। अंग्रेज भारतीयों को उपमानव मानते थे, उनके प्रति हीन दृष्टिकोण रखते थे। कोई भी भारतीय न तो अंग्रेजों के क्लब का सदस्य बन सकता था और न ही रेल में यात्रा कर सकता था जिसमें अंग्रेज यात्रा कर रहे हो। जब कोई भारतीय अंग्रेजों के साथ विवाद में फंस जाता तो न्यायपालिका भी जो थी वो अंग्रेज का ही साथ दिया करती थी। 19वीं शताब्दी के नवजागरण ने यूरोपीय श्रेष्ठता का विरोध किया। नवजागरण के नेताओं ने न केवल सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया, अपितु भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना पैदा की। भारत के महान शासकों जैसे अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष आदि के काल में हुई उपलब्धियों के आधार पर उनके अंतर्गत आत्मसम्मान जागृत करने का प्रयास किया। नवजागरण के नेताओं ने जनता को बताया कि हमारे पिछड़ेपन का कारण हमारा आपस में बटा हुआ होना है, अतः जनता को संकीर्ण विचारों को त्याग कर अपने हितों के लिए लामबद्ध होना चाहिए। राजा राममोहन राय ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन किया था। इसी तरह 19वीं सदी के नवजागरण ने आम आदमी को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत किया था। राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण था अंग्रेजी उपनिवेशवाद के दुष्परिणाम। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम समाज का प्रत्येक वर्ग भोग रहा था। धीरे धीरे ये चेतना व्यापक होती गई कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण अंग्रेजों की नीतियां हैं। भारत का किसान, मजदूर, शिल्पी, शिक्षित भारतीय, यहाँ तक कि उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हो गया। भारत में किसान बहुसंख्यक वर्ग था। ये अत्यधिक परेशान था। माल गुजारी के नाम पर उत्पादन का एक बड़ा भाग इससे सरकार ले लेती थी और उसका उपयोग कृषि के लिए नहीं अपितु साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए किया करती थी। किसान जब शोषण के खिलाफ आवाज उठाता तो सरकार बल प्रयोग करके उसकी आवाज को दबा देती थी। 19वीं सदी के मध्य में कारखानों की स्थापना हो गई। इससे एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे मजदूर वर्ग कहा गया। इन्होंने भी महसूस किया कि अंग्रेज उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं
और उद्योगपतियों का समर्थन कर रहे हैं। जब कभी मजदूरों ने अपनी यूनियन बनाने का प्रयास किया तो ब्रिटिश सरकार ने इसका भी विरोध किया। अंग्रेजों ने भारत में आने से पहले अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ के कारीगर अपनी उत्कृष्ट कला के लिए जाने जाते थे। भारत का सूती वस्त्र पूरे विश्व में निर्यात होता था। आरंभ में अंग्रेज भारतीय माल यूरोप में बेचते, इससे भारतीय शिल्पियों को मुनाफा मिलता। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद स्थिति जो थी वो बदल गई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नवोदित पूंजीपति वर्ग भी जो था वो खिन्न हो गया था। इस नए वर्ग को सरकार के समर्थन की आवश्यकता थी। यूरोपीय देशों में औद्योगिकीकरण के आरंभिक दौर में अपने पूंजीपति वर्ग का समर्थन ये लोग कर रहे थे। इन देशों ने ऐसी नीति बनाई कि आयात पर अंकुश लगाया जा सके और अपने देश में निर्मित चीजें ही बेची जाए। ऐसा करने के लिए या तो आयात पर रोक लगा दी जाए या फिर जो है आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए। लेकिन भारत में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। ऐसी आर्थिक नीति बनाई गई कि इंग्लैंड में निर्मित चीजें भारत में ज्यादा से ज्यादा बेची जा सके। आयात शुल्क जो था वो निरंतर घटाया जा रहा था। परिणाम स्वरूप भारतीय माल बाजार में नहीं टिक पाया था। तो इस तरह भारत का किसान, मजदूर, शिल्पी, पूंजीपति सभी वर्ग जो थे वो अंग्रेजों के आर्थिक नीति से परेशान थे और धीरे धीरे इनके अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध चेतना जागृत होने लगी। राष्ट्रवाद के उदय का तीसरा कारण परिवहन और संचार साधनों का विकास था। सैन्य सुरक्षा, कुशल प्रशासन, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि यातायात और संचार के माध्यमों का विकास किया जाए और इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने स्टीमर, पक्की सड़कों का निर्माण जो था वो करवाया था। 1850 में कलकत्ता को दिल्ली ग्रांड ट्रंक रोड से जो था उन्होंने जोड़ा। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में रेल लाइन बिछाई गई। इससे आपसी एकता और राष्ट्रीयता को बल जो था वो मिला। 1850 में ही डाक व्यवस्था जो थी वो लागू की गई थी। इससे भी लोगों में एकता जो थी वो बढ़ी। राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण पाश्चात्य शिक्षा का विकास था। 1835 में लॉर्ड बेंटिंक ने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से जो थी वो आरंभ की। उसका उद्देश्य भारतीय दलाल जो थे वो पैदा करने थे, लेकिन अनजाने में उनकी इस नीति ने एक ऐसे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग को जन्म दे दिया जो कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए खतरा बन गया था। यह वर्ग मिल्टन, बेंथम, रूसो आदि यूरोपीय लेखकों के स्वतंत्र विचारों से परिचित हुआ और शिक्षा के प्रचार से विभिन्न देशों के राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान जो था वो सरलता से जो था वो प्राप्त होने लगा। इटली से में हुए संघर्षों का वर्णन, स्वतंत्रता और समानता की भावनाओं को लेकर हुई फ्रांस की राज्य क्रांति का ज्ञान भारतीयों के लिए जो था वो बड़ा ही प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। जो भारतीय इंग्लैंड गए वो वहां के स्वतंत्र वातावरण से प्रभावित हुए और जब वापस आए तो यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करके उन्होंने यह मत प्रकट किया कि भारत में तीव्र असंतोष जो था, उनके मत से जो है भारत में तीव्र असंतोष पैदा हो गया। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण समाचार पत्रों और साहित्य का विकास था। भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट था जो कि साप्ताहिक था। इसके बाद कलकत्ता गजट प्रकाशित हुआ, लेकिन 1857 के पहले समाचार पत्रों की संख्या कम थी, लेकिन बाद में बहुत कम हो गई। इनके माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की बात जनता तक पहुंचाई गई। इंडियन मिरर, मुंबई समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, द केसरी जो थे वो प्रमुख थे। प्रशासक के अन्याय, जातीय भेद,
आर्थिक शोषण, प्रशासनिक सेवाओं से जनता को दूर रखना आदि विषयों पर समाचार पत्रों में आलोचना की जाने लगी। लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति का इन समाचार पत्रों ने खुलकर विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश प्रशासक आलोचना सुनने के आदी नहीं थे। अतः 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट पास करके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट का वैधानिक तरह से विरोध हुआ और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को वापस ले लिया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य ने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। टैगोर की बंगला भाषा कविताएं आज भी हमारे हृदय को झंकृत कर देती है। बंकिम चंद्र के आनंद मठ को आजादी का बाइबल जो है वो कहा जाता है। असमी लेखक लक्ष्मीनाथ बैजवा, उर्दू में अल्फात हुसैन, मराठी में विष्णु शास्त्री, तमिल में सुब्रमण्यम स्वामी आदि लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को हवा देने का प्रयास किया। राष्ट्रवाद के उदय का तत्कालीन कारण लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति था। लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति ने आग में घी का काम किया। उसने सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी, जिससे भारतीयों का प्रवेश जो था वो असंभव हो गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विरोध भी किया। लिंटन ने शस्त्र नियम पारित कर भारतीयों को निहत्था कर दिया। लिंटन ने वर्नाक्युलर एक्ट जो था वो पारित कर दिया और इसी लिंटन ने अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया। लिंटन की नीति के कारण द्वितीय अफगान युद्ध हुआ, जिसका कोई परिणाम जो था वो नहीं हुआ, केवल जन धन की हानि होकर रह गई। जनता को युद्ध का व्ययभार जो था वो उठाना पड़ा। इससे जनता में तीव्र असंतोष जो था वो पैदा हो गया। इसके अलावा इसी समय एल्बर्ट बिल जो था वो पारित किया गया था। प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई अंग्रेज जज ही किया करता था। कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की सुनवाई नहीं किया करता था। रिपन के समय अनेक भारतीय जो थे वो जज बन गए थे, किंतु अंग्रेजों के खिलाफ अभियोगों की सुनवाई वो नहीं कर सकते थे। न्याय की दृष्टि से समान लाने के उद्देश्य से रिबन ने एल्बर्ट से एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। अब भारतीयों को ये अधिकार हो गया कि वह अंग्रेजों के अभियोग जो थे वो सुन सकते थे। इससे समस्त यूरोपियनों में खलबली मच गई और उन्होंने इसका विरोध किया और एक यूनियन बनाई। एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन जो थी वो बनाई गई। अंत में रिपन को विधेयक में संशोधन किया गया, जिससे इसकी मूल भावना जो थी वो नष्ट हो गई थी। रिपन को संगठित विरोध के आगे जो था वो झुकना पड़ा। यूरोपियनों के संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें जो थी वो खोल दी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि यदि राजनीतिक प्रगति वांछनीय है तो ये केवल राष्ट्रीय संस्था द्वारा ही संभव है, और इसी भावना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों और भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखे गए।